चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए जो कि आपका त्रैमासिक परीक्षा का जो एग्जाम होने वाला है 29 सितंबर को, उसी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो यह आपका क्लास 9 का होने वाला है और आपका साइंस का होने वाला है, यानी कि विज्ञान का होगा आपका। तो यह आपका क्वार्टरली एग्जाम का फुल सॉल्यूशन साथ क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, निर्देश भी आपके सामने है, निर्देश से पढ़ते रहिए क्योंकि निर्देश से पढ़ना जरूरी होता है। तो फिलहाल के शुरू कर रहे हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन की जानिब ले चल रहा हूँ मैं आपको। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आ चुका है आप सामने क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, ये आपको देखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आया है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। तो यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वह आपका 5 अंक का होगा। तो यहाँ से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना और अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिए क्योंकि यही आपका रियल क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, फिर प्लास्टिक को कहा जाता है, फिर अंतः द्रव्य जालिका को कहा जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बताते चलूं, कोशिका का यानी कि पावर हाउस यानी कि ग्रह हाउस जो कहलाता है वह कौन सा कहलाता है? तो वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका का वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको आपका आंसर दे दूंगा। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल और केवल यानी कि रासायनिक परिवर्तन अर्थात रासायनिक घटनाएं बदलें तथा वह पदार्थ का यानी कि पदार्थ का रूप ही चेंज हो जाए, तो उस ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो बर्फ का पिघलना क्या यह रासायनिक परिवर्तन है, या फिर दूध से दही बनना? तो आपका ऑप्शन नंबर खा वाला यहाँ पर राइट हो चुका है, क्योंकि दूध से जब दही बनता है तो वह खट्टा हो जाता है, इसलिए वह क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन में वह क्या हो चुका है? रासायनिक परिवर्तन में आ चुका है, यानी कि खा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें कि बर्फ का पिघलना किसका यानी कि यह किसका होता है एग्जाम्पल, तो बर्फ का पिघलना जो होता है वह आपका भौतिक परिवर्तन में आता है, और बादल का यानी कि बादल का बनना भी आपका भौतिक परिवर्तन में आता है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ये आपका एग्जाम में आना ही आना है, 100% यह चांस है यह एग्जाम में आना ही आना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका का वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें कि त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा कि इनके एक्सेलरेशन का जो ऐसा ही मात्रक होता है तो वह क्या होता है? तो मैं आपको बताते चलूँ, जो त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है वह होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि एम एस की टू दी पावर कितनी होती है? -2 होता है, यानी कि -2 पावर आपकी इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें यानी कि ये सभी मात्र कौन कौन से हैं, तो फिलहाल की ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर गा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि मीटर प्रति सेकंड किसका होता है, तो यह आपका वेग का होता है, और मीटर सेकंड किसका होता है, तो यह आपका समय किसका होता है? तो मीटर सेकंड भी आपको पता होना चाहिए, मीटर आपका लंबाई का होता है। इन तीनों को भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में फंस सकता है। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है, तो आपको बताना है। तो ऐसा रोग आपको बताना है जो कि मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है, तो क्या डेंगू मच्छर यानी कि डेंगू एक ऐसा यानी कि ऐसा रोग है जो कि मच्छर से नहीं फैलता है? तो नहीं, डेंगू एक ऐसा रोग है जो कि मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से फैलता है, इसलिए आपका यह रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यह तो आपका मच्छर से फैलता है। मलेरिया भी आपका मच्छर से फैलता है, और मस्तिष्क ज्वर जो होता है वह आपका क्या होता है? तो वह भी आपका मच्छर के द्वारा ही फैलता है। बट निमोनिया जो रोग होता है वह आपका यानी कि क्या होता है? तो मच्छर से नहीं फैलता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर घ वाला सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो फिलहाल कि यहाँ पर बहुत डिम लाइट यानी कि डिम दिख रहा है, यानी कि स्लो दिख रहा है, आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझना है। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प को आपको यानी कि चुनकर आपको रिक्त स्थान भरना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम का संकेत यानी कि आपको क्या बताना है, तो सोडियम का यानी जो सिंबल होता है वह क्या होता है? तो आपको पता होगा सोडियम का मैंने सिंबल आपको कई बार बताया है कि एनी होता है, तो एनी आपको लिख देना है कि सोडियम का जो संकेत होता है वह एनी में आ जाता है। यहाँ पर बात करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन की कि में यानी कि डेड डैश यानी कि में द्वार कोशिकाएं होती हैं, तो किस में द्वार कोशिकाएं होती हैं? तो आपको पता होना चाहिए किस में यानी कि द्वार कोशिकाएं होती हैं, तो वह होती है रंध्र में। किस में होती हैं? तो रंध्र आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इनके रंध्र या फिर स्टोमेटा लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? इस इंग्लिश में आपको क्या लिखना है, तो स्टोमेटा आपको इंग्लिश में देना है, या फिर आप यहाँ पे हिंदी में रंध्र लिख सकते हैं, तो आपका आंसर इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पर बात करें अगर थर्ड वाले क्वेश्चन की कि वेग में परिवर्तन यानी कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ, त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो त्वरण कहलाती है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा आंसर निकल कर, इनके दो वेग परिवर्तन की जो दर कहलाती है वह आपकी त्वरण कहलाती है, तो आपका आंसर यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आपको ये पता
पता होना चाहिए, बल्कि सही मात्रा जो होता है वह न्यूटन होता है। क्या होता है? तो न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। तो जल का क्वथनांक मैंने काफी बार आपको बताया है, जल का क्वथनांक जो होता है तो वह आपका 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है जल का क्वथनांक। और यहाँ पर बात करें जल का हिमांक कितना होता है, तो जल का हिमांक की अगर बात करें तो वह होता है यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर बात करें कि जल का जो यानी कि जो बर्फ के रूप में यानी कि जो परिवर्तित हो जाता है तो वह कितना होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन फिर सेकंड वाला काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, काफी ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ी बनानी, यानी कि आपको मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना होगा। तो यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर कह रहा है थर्ड वाले क्वेश्चन में, तो जो कि आपका स्तंभ आ और स्तंभ बा आपके सामने आ चुका है, उसी में आपके क्वेश्चंस रखे गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन क्या है। तो आपको पता होगा न्यूटन जो है यानी कि न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने क्या दिया था, तो गति के नियम दिए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ई पर चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगर बात करें कोशिका भित्ति क्या होती है, तो कोशिका भित्ति आपको पता होना चाहिए। कोशिका भित्ति क्या होती है, तो वह होती है आपका पादप कोशिका पर, आप पर चला जाएगा। फिलहाल क्या अभी देख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण मैं आपको यहाँ पर बताते चलूं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो यहाँ पर भी आपको ये भी ध्यान में रखना हो। यहाँ पर कह रहा है लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना यह क्या है, तो लोहे में जंग लगना है रासायनिक परिवर्तन इसमें हो रहा है। कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की जो खोज की थी वह की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। यहाँ पर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह इनके हरित लवकों के उपस्थिति में होता है। आपको इस पर चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कोशिका भित्ति क्या होती है, तो कोशिका भित्ति आपका जो चला जाएगा वह पादप कोशिका पर चला जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। यानी कि न्यूटन का आपका चला जाएगा गति के नियम पर, यानी कि ये आपका पहला हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति आपका यानी कि पादप कोशिका, यानी कि यह आपका दूसरा हो चुका है। और यहाँ पर बात करें प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो वह आपका हरित लवक पर चला जाएगा। यह आपका तीसरा हो चुका है। और यहाँ पर कह रहा है लोहे में जंग लगना, यह कौन सा है, तो यह आपका लोहे में जंग लगना यह क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है। यह आपका चौथे नंबर पर आ जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कोशिका की खोज किसने की थी, यह आपकी यानी कि 5वें नंबर, यानी कि आपका यह 5वें नंबर पर आ जाएगा और रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। आ सकता है यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको ये भी देखना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर कह रहा है एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, 100% चांस है यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि द्रव्य की यानी कि द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था, यानी कि द्रव्य यहाँ पर यानी कि जो द्रव्य है वह उससे आप संबंधित है, यानी कि पदार्थ। द्रव्य आपको यहाँ पर फिलहाल के होना नहीं चाहिए, फिलहाल के आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो द्रव्य हम पदार्थ को ही कहते हैं, इसलिए इनके मैटर को कहते हैं। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं क्या कहलाती है, तो आपको पता होगा सॉलिड यानी कि ठोस कहलाती है। तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं वह क्या कहलाती है, ठोस कहलाती है। यानी कि जैसे कि मान लो इनके बर्फ हो गया, तो बर्फ को कहीं भी फेंक दो, किधर भी फेंक दो, उसका जैसा आकार है वैसा ही रहेगा, सेम आकार रहेगा और सेम उसका आयतन रहेगा। तो जितना है वही रहेगा, इसलिए आपका क्या आ जाएगा, इनके ठोस आ जाएगा आंसर निकलकर। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें कि पौधों में किस ऊतक के द्वारा जल तथा खनिज का संवहन होता है, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए कि पौधों में यानी कि किस ऊतक के द्वारा जल तथा खनिज का संवहन होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा फिलोएम। क्या आ जाएगा आंसर निकलकर, आपका फिलोएम आ जाएगा निकलकर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ पर समझ सकते हो। ये पौधों में यानी कि जो ऊतक है उसके द्वारा जल तथा खनिज का जो संवहन होता है तो वह होता है जल का यानी कि जो संवहन होता है वह किसके द्वारा होता है, तो वह होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है जल का संवहन। और यानी कि जो खनिज होते हैं तो उनका जो संवहन होता है वह फिलोएम के द्वारा होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि सदिश राशियां कैसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सदिश राशियां क्या होती हैं। यानी कि वे राशियां जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों ही होती हैं उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। यानी कि वे राशियां क्या मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि वे राशियां जिनका परिमाण तथा यानी कि परिमाण और यानी कि दिशा दोनों ही होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें सदिश राशियां कहती हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यानी कि जैसे कि विस्थापन हो गया। तो विस्थापन क्या है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसकी एक दिशा होती है, यानी कि इनके अंतिम बिंदु से यानी कि स्टार्ट वाला बिंदु, इस तरीके से हम निकालते हैं विस्थापन। आपको ये ध्यान में रखना है। और संवेग क्या है, तो आपको ये भी बताते चल रहा हूँ संवेग क्या है। तो आपका यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो P बराबर जो एम बी आपको पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, P बराबर एम बी होता है, तो वही संवेग होता है। यानी कि इस तरीके से आपको लिख देना है कि संवेग बराबर
बराबर जो होता है इनके जो आगे संवेग जो होता है वह द्रव्यमान गुणा वेग के यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो हम इस तरीके से यानी कि इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर बात नहीं पांचवें क्वेश्चन की कि प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वह कोशिका में कहाँ पर होता है, तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आपका शायद के हर लगभग में होता है। तो फिलहाल कि आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण, ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। यह आपका यहाँ से 2 अंक वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो ऐसा परिवर्तन यानी कि पदार्थ में किया गया ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल और केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, उसे क्या कहते हैं। जैसे कि भौतिक परिवर्तन, जैसे कि क्या हो गया, तो बादल का बनना, क्या हो गया, बादल का बनना या फिर बादल का फटना, आपका इस प्रकार से आ जाएगा। तो बादल का बनना मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये बादल का बनना किसका इनके किसका परिवर्तन है, तो वह आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर इनके सेम वही पदार्थ आ जाएगा मिलकर। और यहाँ पर बात नहीं यानी कि मोम का पिघलना जो होता है, मोम का जो पिघलना होता है तो वह भी आपका क्या होता है, तो भौतिक परिवर्तन होता है, मोम का पिघलना। मैं आपको आंसर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप इस तरीके से लिख दीजिए, मोम का पिघलना होता है तो वह भी आपका किस में आता है, तो मोम का पिघलना भी आपका भौतिक परिवर्तन में आता है। क्योंकि इनके शुरू में तो जब वह पिघल जाता है फिर उसके बाद इनके वह फिर दोबारा से भी मोम के रूप में आ जाता है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का क्लियर हो चुका है। अगर यहाँ पर अथवा क्वेश्चन की बात करें कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कि कोई नया पदार्थ उत्सर्जित हो यानी कि नया पदार्थ बने, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया NaOH ले लिया, यानी कि NaOH ले लिया और साथ ही साथ मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर आपको मैंने कि HCl ले लिया। तो आपका क्या बना रहा है, गिवन में क्या बना रहा है, तो NaCl बना रहा है और साथ ही साथ आपका H2O बना रहा है। यानी कि ये आपका यहाँ पर क्या है, तो क्षार है, यानी कि एक यहाँ पर एक यानी कि क्षार है अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और साथ ही साथ जब वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह सॉल्ट यानी कि नमक बना रहा है, यानी कि एक लवण बना रहा है और साथ ही साथ एक जल बना रहा है, यानी कि जल का ये भी एक परमाणु बना रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हो यानी कि कितना महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आना ही आना है, तो काफी कंपलसरी है, यह क्वेश्चन आना ही आना है। तो 110% यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 6 की, तो क्वेश्चन 6 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि वाष्पीकरण से क्या समझते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर लिखकर नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको थियोरेटिकल ऐसे ही बता रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ। आपको समझना होगा यानी कि जब द्रव होता है, जैसे कि मान लो यानी कि क्या हो गया, जैसे कि पानी हो गया, क्या हो गया, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि जल हो गया। जब जल को यानी कि जब हम गर्म करते हैं, जब वह यानी कि वाष्प बनकर उड़ने लगता है, अर्थात क्या होता है, जब वह गैस बनकर उड़ने लगता है हवा में या फिर यानी वायुमंडल में, जब वह यानी कि उड़ने लगता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह अवस्था वाष्पीकरण कहलाती है। तो द्रव का यानी कि द्रव का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर यह कंपलसरी हो चुका है। और यहाँ पर बात करें ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो ऊर्ध्वपातन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी भी आपको यानी वाष्पीकरण की यानी एग्जाम्पल दिया है। तो वाष्पीकरण का जस्ट अपोजिट होता ही है आपका ऊर्ध्वपातन। कैसे होता है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि यानी ठोस है, यानी कि कोई भी ठोस है, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे कि कोई भी ठोस है उसको हम जब गर्म करते हैं, वह ठोस अवस्था से इनके बिना द्रव अवस्था में जाए, डायरेक्टली आपका गैसीय अवस्था में बदल जाए, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस का डायरेक्टली किस में बदल जाए, यानी कि ठोस जो है वह डायरेक्टली किस में बदल जाए, तो वह डायरेक्टली गैसीय अवस्था में बदल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, तो कपूर हो गया। तो कपूर एक ऐसा पदार्थ होता है, यानी कपूर को जब भी आप गर्म करोगे तो वह यानी कि किस में नहीं बदलेगा। तो जब यानी कि कपूर को जब भी आप गर्म करोगे या फिर कोई भी व्यक्ति जब गर्म करता है कपूर को, तो वह द्रव में ना बदलकर बल्कि वह यानी कि वायुमंडल में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वह गैस बनकर उड़ने लगता है, यानी कि वह गैस का रूप धारण कर लेता है। तो वह ऊर्ध्वपातन का यानी सबसे अच्छा यानी कि एग्जांपल हो जाएगा। आप समझ सकते हो यह क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे एग्जाम में। नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन 7 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वेग एवं चाल में कोई 2 अंतर आपको बताना होंगे। यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि वेग एवं चाल में कोई 2 अंतर आपको बताना है। तो वेग यानी कैसी चाल है, यानी वेग कैसी राशि है, तो सबसे पहले आपको ये लिख देना है। तो वेग एक सदिश राशि होती है जबकि चाल एक अदिश राशि होती है। इस तरीके से आप लिख दीजिए, आपका आंसर यानी कि आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात करें कि दूरी एवं विस्थापन क्या होता है, तो दूरी एवं विस्थापन को मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरह से दिखा दे रहा हूँ आप ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पर कह रहा है दूरी एवं विस्थापन क्या होता है, तो मान लो यह एक बिंदु ए है और यहाँ पर एक बिंदु बी है। तो यहाँ से एक यानी कि यहाँ पर से एक बिंदु यानी कि एक व्यक्ति गया यहाँ से यानी कि बी तक पहुंच गया। तो यहाँ पर जितनी यानी कि दूरी उसने की, यानी जितनी उसने दूरी की
मान लो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की उसने दूरी तय की, फिर वापस से यहीं पर आ गया, तो आपका यहाँ पर कितना हो गया, तो 10 यानी कि 10 कितने हो गए, तो आपका यानी कि जो दूरी हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि हम दूरी को सदैव यानी कि दूरी जो होती है वह सदैव क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि वह क्या होती है, धनात्मक होती है। जबकि जो यानी कि विस्थापन होता है, तो जहां से गया है यानी कि जहां से आदमी गया है और वहां यानी कि वहां से यानी कि जहां तक पहुंचा है, और वहां से यानी कि जो यानी कि निम्नतम बिंदु होता है उसका हम क्या लगा देते हैं, तो डिस्टेंस लगा देते हैं। आपका आंसर इस टाइप से आ जाता है। तो यहाँ से गया यानी कि ए से ही गया और यहाँ पर वापस से ए पर ही आ गया, तो जो आपका शून्य यानी कि क्या हो जाएगा, यानी विस्थापन जो हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के, प्लाज्मा झिल्ली को आपको वर्णात्मक यानी कि पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, आपको इसका भी जवाब लिखना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यानी कि जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसमें प्लाज्मा झिल्ली कितनी काम आती है, आपको उसको यानी कि उसी को लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो उसका सॉल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका भी सॉल्यूशन आपको अभी अभी मिल जाएगा। अगर अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ही क्यों कहते हैं, और भी तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन क्या कह रहा है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ही क्यों कहा जाता है, तो आपको इसका भी जवाब लिखना होगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पावर हाउस होती है, इसलिए उसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। किस तरीके से कहते हैं, क्योंकि जैसे कि यानी कि कोई मकान हो गया, उसमें सबसे छोटी यानी कि सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, तो ईंट होती है। एक ईंट से मिलकर एक रद्दा बनता है, फिर उसके बाद एक दीवार बनती है, यानी कि दीवार बनने के बाद फिर उसके बाद यानी चारों दीवार बनती हैं, फिर उसके इस तरीके से आपका क्या बनता है, एक कमरा बन जाता है। फिर आपके बाद 3-4 कमरे के बाद आपका एक मकान तैयार हो जाता है। तो उसी तरह से जो शरीर की यानी कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि कोशिका जो है वह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था P = mv होता है, तो आपको वही यहाँ पर भी अप्लाई कर देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अथवा वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम आपको बताना होगा। तो न्यूटन का जो गति का जो द्वितीय नियम है, तो वह क्या है, यानी कि एस बराबर जो होता है वह होता है आपका ut + ½ at² होता है। क्या होता है, ut + ½ at²। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा कि क्या होता है, न्यूटन का जो गति का सेकंड नियम होता है वह होता है आपका S = UT, यानी कि UT + ½ at²। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, आपको इसका भी जवाब लिखना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है, तो यानी कि लाइसोसोम ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर बात करें, यानी कि यहाँ पर कह रहा है रिक्तका के कोई 3 कार्य आपको बताना होंगे। अगर आप कुछ चाहते हो उसका सॉल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। तो फिलहाल की नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन 11 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 भी आ चुका है आप सामने ही, काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित का आपको रासायनिक सूत्र बताना होगा। तो आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है, यानी कि आपको रासायनिक सूत्र बताना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है। तो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्या होता है, तो MgCl2 होता है। क्या होता है, MgCl2 आपका क्या हो जाएगा, तो रासायनिक यानी कि रासायनिक आपका सूत्र हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। और यहाँ पर कह रहा है आपका यानी कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड का जो होता है वह होता है आपका CaCl2 होता है। तो CaCl2 होता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर कह रहा है कॉपर नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, तो कॉपर नाइट्रेट का मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। कॉपर नाइट्रेट का यानी किस तरीके से हो जाएगा आपका, यानी Cu हो जाएगा NO3 का होल्टवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो CuNO3 का होल्टवाइज। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, अथवा वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अथवा वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिक के आपको नाम लिखना है, यानी कि यौगिकों के आपको नाम लिखना है। तो पहला वाला जो आपके सामने यौगिक है वह है आपका K2SO4। तो K2SO4 का जो यानी कि यौगिक का जो नाम है वह क्या है, तो पोटेशियम क्या हो जाएगा आपका, तो पोटेशियम हो जाएगा। ये पोटेशियम सल्फेट आपका आंसर आ जाएगा। पोटेशियम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको सेम इसी तरह से लिखना है। पोटेशियम हो जाएगा और फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो सल्फेट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये पहले वाला जो आपका सूत्र है K2SO4 है वह आपका सोडियम पोटेशियम सल्फेट का ये रासायनिक सूत्र होता है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर दिखा रहा है यानी कि CaCO3 का जो यानी कि यौगिक का नाम है वह क्या है, तो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कैल्शियम कार्बोनेट आपको क्या लिख देना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको इस तरीके से लिख देना है। आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि NO3 क्या होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वह होता है
NO3 आपका किस प्रकार से आ जाएगा, यानी पोटेशियम, यानी क्या आ जाएगा आपका आंसर निकल कर, इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हो। यानी पोटेशियम यहाँ पर क्या कह रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट का आपका यह सूत्र हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, तो आपको इसका जवाब लिखना होगा। काफी महत्वपूर्ण है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो यह एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हो। यहाँ पर बात करें अथवा क्वेश्चन की, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होती हैं, यानी कि ठोस द्रव गैस होती हैं। और जो पदार्थ की पहली अवस्था होती है उसमें क्या अंतर होता है, तो पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है उसमें आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। जबकि जो यानी कि आयतन जो यानी कि जो द्रव होती है उसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। और यहाँ पर बात करें जो गैस होती है, तो गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आपको डिफरेंस लिख देना है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि लाइसोसोम के कोई 3 कार्य आपको लिखना है। तो लाइसोसोम क्या होता है, तो आपको पता होगा कि लाइसोसोम को ही हम आत्मघाती थैली कहते हैं। अथवा अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के कोई 3 कार्य आपको लिखना होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले तो आपका हो जाएगा, यानी यह आपका पावर हाउस कहलाता है। इस तरीके से आप लिख दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप चाहते हो उसका सॉल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्द। नेक्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स आ चुका है आपके सामने है क्वेश्चन 14 भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है हृदय पेशी का आपको चित्र बनाना है, जिसकी उसके आपको लक्षण भी लिखना है। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होने वाला है और मिनिमम आपको 30 शब्द में आपको इसका आंसर देना होगा। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हृदय पेशी का जो इनके चित्र होता है वह कुछ इस प्रकार से बनता है। आपको क्या बनाना है, इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर इस प्रकार से होता है, जिस तरीके से आपको हृदय पेशी का रेखांकित चित्र बना देना है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर बात करें अथवा वाले क्वेश्चन की, तो अथवा वाले क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है रंध्र क्या है, रंध्र के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आपको अभी बता रहा हूं। यानी कि जो पत्तियां होती हैं, जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं, जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उस पर यानी कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं को हम रंध्र कहते हैं। तो रंध्र के यानी कि रंध्र की क्या कारण होती हैं, यानी कि जब यानी कि रंध्र ऐसे होते हैं कि स्टोमेटा एक ऐसा होता है जो कि सूर्य से यानी कि क्या लेता है, सूर्य से प्रकाश लेता है। और यहाँ पर क्या लेता है, पौधे से जो लेता है, तो पौधे से आपका जो जाइलम द्वारा क्या लेता है, यानी कि जल लेता है। और यहाँ पर क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेता है। उस तरीके से आपको यानी भोजन तैयार करने में पानी पौधे की मदद करता है, तो वह आपका रंध्र ही होता है। इस तरीके आपका आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन 15 की बात करें, एक यानी कि एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से यानी छोड़ी जाती है। तो राइफल के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक यानी प्रतिक्षेप यानी यहाँ पर कह रहा है प्रतिक्षेप वेग को आपको वर्णन करना होगा। राइफल के प्रारंभिक वेग आपको यहाँ पर निकालना है। तो राइफल का जो प्रारंभिक वेग है वह कितना है, तो आपको यहाँ पर 35 मीटर प्रति सेकंड ही आपको यहाँ पर आंसर दिखा रहा है। यही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अगर चाहते हो उसका सॉल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका भी सॉल्यूशन आपका ओरली आपको यहाँ पर यानी कि कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। यहाँ पर बात करें अथवा वाले क्वेश्चन की, तो अथवा वाले क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। तो आपको इसका भी जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन 16 की बात करें कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर आपको बताना है। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होने वाला है। अथवा की बात करें कि जंतु एवं पादप कोशिका में आपको कोई 4 अंतर बताना होंगे। उसमें 17 की बात करें मिश्रण एवं यौगिक में कोई 4 अंतर बताना है। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होने वाला है। और यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें कि वास्तविक विलयन एवं कोलॉइड विलयन में कोई 4 अंतर आपको बताना है। यह क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है वास्तविक यानी कि वास्तविक विलयन एवं कोलॉइड विलयन में आपको 4 अंतर बताना है। और पादप कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना होगा। तो पादप कोशिका किस प्रकार से बनती है, तो इस प्रकार से आपकी पादप कोशिका यानी कि बनती है। तो आपको यह ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपका पादप कोशिका का नामांकित चित्र हो जाएगा। तो आपको इसका चित्र यानी कि आपको नाम भी लिखना होंगे। अथवा की अगर बात करें कि तंत्रिका कोशिका को आपको नामांकित चित्र भी बनाना होगा। यह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में आपको अंतर बताना होगा। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, तो समांग संगठक वाले को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि आपका यानी कि चीनी में आपका यानी कि जल में आपको चीनी घोल दीजिए, आपका शरबत बन जाता है। तो वह समांगी मिश्रण का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और विषमांगी की अगर बात करें तो विषमांगी जैसे कि आपका रेत हो गया। रेत में आपको यानी कि आपको यहाँ क्या करना है, जल में अगर आप यानी कि रेत मिलाते हो या फिर आप यहाँ पर कुछ भी मिलाते हो तो आपका यानी कि जो नहीं मिल पाता है उससे हम क्या कहते हैं, असमान संगठक को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका हो। यहाँ पर बात करें अथवा क्वेश्चन की कि निम्नलिखित तापमान को आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा। तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, तो आपको 373 जो कैलोरी 373 जो
यानी कि 300 आपका जो केल्विन है उसमें से आपको 273 आपको यानी कैंसिल कर देना है। क्या करना है, 273 आपको यहाँ पर लेस कर देना है। तो 273 हम लेस करते हैं तो 300 में से आपका क्या निकल कर आता है, तो 300 में से जब हम 273 घटाते हैं तो आपका आंसर किस टाइप से आ जाता है, तो आपको यहाँ पर 27 क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। आपका इस प्रकार से आंसर आ चुका है। नेक्स्ट की बात करें, यानी सेकंड वाला क्या कह रहा है, 573 केल्विन है, तो 573 केल्विन यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको 300 यानी कि इसमें क्या घटाना है, तो 300 घटा देना है, यानी कि 273 घटा देना है। तो 573 में से जब हम यानी कि क्या घटाते हैं, तो 573 में से 273 घटाने के बाद आपका क्या बचता है, तो 300 केल्विन आ जाता है। आपका आंसर निकलकर क्या निकल कर आता है, 300 डिग्री सेल्सियस आपका आपके सामने आ चुका है आंसर निकलकर। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 20 की, तो क्वेश्चन 20 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है गति के प्रथम समीकरण यानी कि b = u + at की आपको स्थापना करना है, अर्थात इसको आपको निगमन करना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है, इसका भी आप सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा आपको। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि गति के द्वितीय समीकरण s = आपका ut + ½ at² की आपको स्थापना करना है, इसका भी आपको निगमन करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो काफी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। यहाँ पर कह रहा है जायरो एवं फ्लूइड में आपको कोई चार के क्या अंतर बताना है, कोई आपको 3 अंतर बताना है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट ईयर बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, जाइलम एवं फ्लोएम में आपको अंतर बताना है। यहाँ पर कह रहा है सरल ऊतक में जटिल ऊतक में आपको अंतर बताना है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। विस्तरण एवं परासरण को आपको समझाना है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो किसी जो कि इनके आपस में यानी कि यहाँ पर कह रहा है घुलनशील है कि मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे, यानी पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के यानी कि जो क्वथनांक है वह 25 डिग्री सेल्सियस का अंतराल है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपका समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, इसलिए इस चैनल को अभी के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा।